हेलो फ्रेंड्स, मैं राघव वशिष्ठ आप सबका लो जंक्शन की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गाइस, आज की क्लास के अंदर अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रजम्पशन। ये इंडियन एविडेंस एक्ट का के अंदर इस प्रजम्पशन के कुछ प्रोविजंस हैं, तो उनको अपन डिटेल में डिस्कस बाद में करेंगे। पहले मैं आपको जो प्रजम्पशन जो है इसका एक जो नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊं कि प्रजम्पशन का मतलब क्या होता है। गाइस, प्रजम्पशन और अजम्पशंस दो अलग अलग चीज होती है। एक होती है अजम्पशन और एक होती है प्रजम्पशन। आप किसी चीज को प्रिज्यूम कर रहे हो, ठीक है, किसी की प्रति आप धारणा बना रहे हो। हिंदी के अंदर प्रजम्पशन को धारणा अवधारणा कहते हैं, ठीक है। तो आप किसी व्यक्ति के प्रति धारणा बना रहे हो, प्रज्यूम कर रहे हो, तो वो प्रज्यूम जो हो रहा है वो उसका कुछ बेसिस जो है, उसकी नींव कुछ है। आप किसी बात को ध्यान में रख करके किसी व्यक्ति के प्रति जो है एक ओपिनियन बना रहे हो, प्रिज्यूम कर रहे हो, उसको आप प्रजम्पशन कहते हैं। और अजम्पशन के अंदर गाइस किसी भी प्रकार का कोई भी बेस नहीं होता। आपके मन में आया कि हाँ ये ऐसा है, आपने वो मान लिया। आपके पास कोई फैक्ट नहीं है कि आप उस बात को प्रूव कर सको कि ये व्यक्ति इस प्रकार का है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, आप देखोगे कि जब आप बाइक लेके जा रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ठीक है, या हेलमेट पहना हुआ है लेकिन तीन जने बैठे हो, जो कि वैलिड नहीं है। और अगर आपको 100 मीटर दूर या 50 मीटर दूर एक नीली पैंट, व्हाइट शर्ट और नीली टोपी लगा के और एक जिसके यूं एक विसल है वो बांध के एक बंदा खड़ा है वहां पे, ठीक है, आपकी गाड़ी जो है तुरंत जो है आप मोड़ लोगे उसको, क्योंकि आपको पता है कि वो जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास गए तो अपना वो चालान काटेगा। तो आपको कैसे पता चला कि वो पुलिस ऑफिसर है? आपके पास फैक्ट है ना, एक बेस है कि अगर उस टाइप की ड्रेस में अगर कोई व्यक्ति है तो वो व्यक्ति क्या है, वो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस के ऑफिसर हैं। यही प्रजम्पशन है। आप किसी के प्रति कोई प्रज्यूम आपने क्यों करा कि वो चालान काट देगा? क्योंकि उसने वो ड्रेस पहनी हुई है। उसी की जगह अगर वही पुलिस ऑफिसर सिविल ड्रेस में रहता और वो आपको आके कहता कि ले, हाथ रोक करके आपकी गाड़ी रुकवा के कहता कि वो चालान अगर वो काटने जा रहा है, तो आप उसको पूछोगे कि भाई किस बेसिस पे आप जो है चालान काट रहे हो। तब वो अपना आई कार्ड निकाल के आपको दिखाएगा कि मैं ट्रैफिक पुलिस के अंदर हूं, इस बेसिस पे मैं आपका चालान काट रहा हूं। ठीक है गाइस, पहले सिचुएशन में आपके पास बेस था कि उसने वो ड्रेस पहनी हुई है, इसलिए आपने वो चीज प्रज्यूम करी। सेकंड चीज के जो एग्जाम्पल था वो सिविल ड्रेस में पुलिस वाला था, तब आपके पास बेस नहीं था कि उसने सिविल ड्रेस में थी, सिविल ड्रेस में वो था, इसलिए आपको पता नहीं चला। अगर होता तो आप थोड़ी अपना चालान कटवाते। तो किसी के प्रति कोई भी धारणा हो, उसका कुछ अगर बेस आपके पास है कि इस बेसिस पे आप किसी चीज को जज कर रहे हो, तो वो कहलाती है प्रजम्पशन। वहीं अजम्पशन आप किसी कुछ भी हो सकती है कि अजम्पशन ये हो सकता है कि मैं वो धरती का सबसे बड़ा पहलवान, या मान लो मैं मान लूं कि कह दूं कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, मुझसे बड़ा कोई मैं ग्रेट खली को भी हरा सकता हूं। तो ये सब बेसलेस अजम्पशन है, इनका कोई आधार नहीं है। जो जिसको कहते हैं अपन गप कहते हैं, वो अजम्पशन है। तो अजम्पशन और प्रजम्पशन का मतलब आपको समझ में आया कि प्रजम्पशन अपन जब किसी भी चीज के प्रति अगर अपन कोई धारणा रखते हैं, तो उसके प्रति जो जो अपनी जो धारणा है उसके पीछे कोई एक बेस हो कि हाँ इस वजह से अपन ने ये चीज जो है इस व्यक्ति के बारे में अपन ने कही। एक व्यक्ति जिसको कन्विक्ट कर दिया गया है मर्डर के अंदर, तो आप वो क्या कहोगे गाइस कि वो अपराधी है, हत्या का अपराधी है। अगर वो ही अगर उसके ऊपर वो बाइज्जत बरी होके आता, तो आप उसको ये थोड़ी कहते कि भाई ये हत्या का आरोपी है या हत्या के इसने मर्डर करा है। आपने ये इसीलिए तो कहोगे कि ये हत्यारा है क्योंकि इसको कोर्ट ने जो है कन्विक्ट कर दिया। आपने वो हत्यारा क्यों प्रोज्यूम करा गाइस? क्योंकि कोर्ट का जजमेंट जो है वो आपके ओपिनियन का बेस है। ठीक है गाइस, प्रिजम्पशन समझ में आया? तो लॉ भी जो है, कानून भी है, कुछ चीजें
प्रिज्यूम करता है। ऐसे तो बहुत सारी अवधारणाएं हो सकती है जो कि कानून के अंदर आए, लेकिन कानून के अंदर जो है कुछ चीजों की, कुछ धारणाओं को, कुछ प्रजम्पशन को जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अपनाया गया है, जो कि आपको मैं जो कि एक तो प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट होती है, एक प्रजम्पशन ऑफ लॉ होता है, और एक होता है मिक्स प्रजम्पशन। तो प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है गाइस, जितने भी आपके तथ्य हैं, तथ्य को लेकर के, फैक्ट को लेकर के आपकी जितनी भी अवधारणाएं हैं, उनको आप कहते हो प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट। इसके जो गाइस आपको एग्जाम्पल जो हैं, वो सेक्शन 114 जो एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन है, उसके अंदर जो उसकी इलिस्ट्रेशंस हैं, वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या अवधारणाएं हो सकती है। उसके अंदर कहा गया है कि एक इलिस्ट्रेशन है, मैं और भी एग्जांपल दूंगा कि फैक्ट प्रजम्पशन क्या होती है। उसकी एक इलिस्ट्रेशन है उस सेक्शन की, वो कहती है, वो उसके अंदर बताया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में चोरी का सामान पाया गया, तो या तो उसकी ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये अवधारणा बनाई जाएगी कि या तो वो चोर है, या उसने जो है वो माल जो है चोरी का, उसने किसी चोर से खरीदा है। ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा, जिस किसी के पास में भी चोरी का माल बरामद होगा, अगर उसको पुलिस पकड़ के कोर्ट में लाती है, तो कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगा कि या तो उसने चोरी करी है, या उसने चोरी का माल किसी से खरीदा है। ठीक है। अब जिस व्यक्ति के पास से वो चोरी का माल पाया गया, वो अगर कोर्ट को कहता है कि भाई साहब मैं तो शॉपकीपर हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर से 10 लाख का के नोट जो हैं वो उनकी चोरी हुई है, और उसके जो सीरियल नंबर जो थे उस मालिक को पता थे, वो नोट डाउन करता था, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला था, और हर चीज को जो है वो अपने नोट डाउन करता था कि भाई ये इस सीरीज के जो गड्डी है, इसके नंबर ये हैं। ठीक है। अब अगर वही नोट जो है शॉपकीपर के जो जो गल्ला होता है उसके अंदर वो मिले, तो क्या अब इस बेसिस पे उस शॉपकीपर को चोर मान लोगे क्या आप? उसका तो काम है कि पैसा रखो गले में, और जो भी खरीदार आया उसको सामान दो। तो फिर वो शॉपकीपर कहेगा कि हाँ साहब, ये नोट भले ही चोरी का हो, लेकिन मेरा तो काम ये है कि मेरे को तो जो नोट देते हैं मैं उनको सामान रिटर्न में देता हूं। तो अब वो जो धारणा थी वो क्या हो गई गाइस, वो फिर चेंज हो गई, वो रिबट हो गई। पहले धारणा थी कि ये चोर है, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसे ग्राउंड दिए, तो वो कि उसने ऐसा प्रूव किया कि साहब मेरा तो काम ये है कि मैं तो गले में दिन भर पैसे गिनता हूं, मेरे को क्या पता कहां से कौन सा पैसा आया। तो फिर वो जो प्रिजम्पशन थी वो वापिस पलट वो पलट गई। उसके अंदर एक इलिस्ट्रेशन एक ये है कि अगर आपने जो डाक जो पहले जो अपन जो लेटर डालते हैं, लेटर बॉक्स में अगर आपने लेटर डाल दिया है, तो वो ड्यू टाइम के बाद में, जो ड्यू कोर्स के बाद में जिसको आप भेजना चाहते हो उसको वो मिल जाएगा। अगर ये तो कानून की धारणा है कि आपने अगर वो नोटिस जो है आपको किसी भी को देना है, आपने लेटर बॉक्स में डाला, अब जितना टाइम लेटर को पहुंचने में लगता है उतने टाइम तक वो लेटर वहां तक पहुंच जाएगा। ये नॉर्मल प्रिजम्पशन है। अब अगर इसको आपको बदलना है तो आपको ये फैक्ट्स रखने पड़ेंगे कि कुछ सिचुएशंस के कारण ऐसी हो गई कि उसकी जो लेटर की जो डिलीवरी थी उसके अंदर डिले हुआ, इसके कारण वो जो लेटर है टाइम पर नहीं पहुंच सका। ठीक है गाइस। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं जो बनी हुई है कि हाँ ऐसी चीज होगी तो कोर्ट ये मानेगा, तो उनको कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जो आपको सेक्शन 114 के अंदर वो आपको पाई वो जो सेक्शन 114 है वो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करता है। ये जो अवधारणाएं होती है ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के बेसिस पे होती है, ये नेचुरल इवेंट्स के बेसिस के ऊपर होती है। जैसे कि आपको पता है कि बारिश का जो मौसम है वो कौन सा होता है, बारिश का मौसम ये हो गया, हिंदी जो कैलेंडर है उसमें जो सावन का जो महीना होता है उसके अंदर बारिश होती है। अगर आपसे आके कोई पूछे कि भाई बरसात कब होगी, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि बारिश जो है वो चैत्र जो माह होता है या जनवरी के अंदर जो है वो माह बारिश के सीजन का महीना है। आप यही कहोगे कि जब सावन आएगा तब बारिश खूब होएगी। ठीक है। तो ये सब जो अवधारणाएं हैं
फैक्ट की जो अवधारणाएं हैं वो जो है ह्यूमन एक्सपीरियंस हो गई और नेचुरल जो एक्टिविटीज हैं उनके बेसिस के ऊपर ये प्रजम्पशंस ऑफ फैक्ट्स काम करती है, जो कि आपको सेक्शन 114 के अंदर आपको इलिस्ट्रेशन है, बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन उसके अंदर दे रखी है। गाइज आप उसको पढ़िए, उनकी जो इलिस्ट्रेशन है उस सेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और कई बार मेंस के अंदर जो है उस सेक्शन की जो इलिस्ट्रेशन है उस बेसिस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर आती है प्रजम्पशन ऑफ लॉ। ऐसे तो खूब सारी अवधारणाएं हो जाएंगी गाइस, ठीक है, मतलब हजारों लाखों अवधारणाएं मार्केट के अंदर आएगी, लेकिन जो कानून के लिए जो उपयोगी जो प्रजम्पशन है, अवधारणाएं हैं, वही जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर अडॉप्ट की गई है। जो कानून, जो इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जितनी भी प्रजम्पशन है वो सारी जो प्रजम्पशन है वो प्रजम्पशन ऑफ लॉ है। ठीक है, अब ये जो प्रजम्पशन है ये मे प्रज्यूम, शेल प्रज्यूम और कंक्लूसिव, तीन तरह की जो है प्रजम्पशन ऑफ लॉ जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है, जो है अडॉप्ट करी हुई है, जो उसके अंदर जो सेक्शन है। तो मे प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रजम्पशन। तो ऐसी अवधारणाएं जिनके ऊपर कोर्ट के पास पावर है कि वो उसको माने या नहीं माने, यानी उसकी जो एविडेंटरी वैल्यू है, उस प्रजम्पशन का जो बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है, उसको मानने और नहीं मानने का जो पावर है वो किसको दे रखा है गाइज? वो जज साहब को दे रखा है। अगर जज साहब को लगेगा कि ये हाँ जो बात है ये सही है तो वो मान लेंगे, अगर वो उनको लगेगा कि ये जो बात है ये सही नहीं है तो वो नहीं मानेंगे। तो इसके जो प्रोविजंस हैं गाइज वो है 86 से 88, 90 और 91 जो सेक्शन है एविडेंस एक्ट के, वो मे प्रिज्यूम के ऊपर है। तो मे प्रिज्यूम की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम है। मतलब बारिश आपको पूछे कि भाई जो बरसात है वो जनवरी में ज्यादा होगी या सावन के महीने में ज्यादा होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहोगे कि सावन में ज्यादा बारिश होगी, जनवरी में प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, वो तो कोई सर्दियों की जो ठिठुरन बढ़ाने के लिए बारिश होती है तो होती है, बाकी जनवरी में कोई बरसात थोड़ी होती है। वहीं अगर आप ये कहोगे कि जनवरी में होगी तो कौन आपकी बात पे भरोसा करेगा? कोई नहीं करेगा ना गाइस, क्योंकि आपकी जो बात है, आपकी जो प्रजम्पशन है, उसका जो बेस है वो थोड़ा सा कम बिलीव उसके ऊपर थोड़ा कम होता है। तो ठीक है गाइस, तो ये जो है 86 से 88 सेक्शन जो एविडेंस एक्ट के अंदर है वहां पे मैं प्रिज्यूम के एग्जांपल्स दे रखे हैं जो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर 90 और 90 ए जो सेक्शन है वो ये मैं प्रिज्यूम से करता है। अब गाइस एक बात बताइए, आप आरपीएससी की ये आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप मार्केट में जाओगे एक दुकान के ऊपर, ठीक है, आपको नक्शा पढ़ना है, नक्शे को देखना है कि भाई कौन सा जो स्टेट है किस जोन के अंदर है, कौन सी सिटी किस स्टेट के अंदर है, आपको एक इंडिया का मैप खरीदना है। ठीक है, आप जाओगे 150 रुपए के अंदर एक दुकान के अंदर आपको एक मैप मिल जाएगा। ठीक है, तो उस मैप की सत्यता, उस मैप की जो प्रजम्पशन है, अगर कोर्ट के अंदर आप वो मार्केट के अंदर जो 150 रुपए का मैप है वो ले जाकर के किसी फैक्ट के अंदर देते हो कि जहां पे इंडियन मैप रिलेवेंट है, और एक आप मैप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इशू करा हुआ है वो ले जाके देते हो, तो बताइए गाइस जो फैक्ट, जो प्रोबेबल जो फैक्ट है कोर्ट का, वो कौन से एविडेंस को मानेगा? वो जो मार्केट के अंदर जो मैप मिल रहा है उसको मानेगा या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मैप इशू करा है वो उसको मानेंगे? तो गाइस हर कोई ये आप हर कोई बोलोगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑथोराइज्ड मैप है उसकी वैल्यू ज्यादा है बजाय जो कि मार्केट के अंदर मिल रहा, जो मैप मार्केट के अंदर मिल रहा है। ठीक है गाइस, तो जो भी जब कभी भी कोर्ट को मैप या मैप चार्ट इनको रेफर करना पड़ेगा तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैप है उसकी जो प्रजम्पशन है वो ज्यादा है तो वो शेल के अंदर आएगी, और जो मार्केट के अंदर जो मैप जो मिल रहा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मे के अंदर आएगी। उसके अंदर कोर्ट जो है उस मैप को मान भी सकता है और कोर्ट कहे कि नहीं आपको तो वो जो गवर्नमेंट का जो मैप है वो आप एविडेंस के अंदर लेके आओ। ठीक है गाइस, फिर एक
एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, उसके अंदर प्रोविजन है सेक्शन 90 का। उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट है, वो 30 साल पुराना है, उसका जो एग्जीक्यूशन और जो है ड्यूली वो एग्जीक्यूट उसको किया गया है, तो उसके अंदर साइन सिग्नेचर उसी की व्यक्ति के माने जाएंगे, जो व्यक्ति जो है कह रहा है कि ये मेरा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो इस प्रजम्पशन को भी कोर्ट जो है मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती। अभी इनको ज्यादा डिटेल में नहीं अपन डिस्कस करते हैं, जब मैं इनको सेपरेटली जब इनको डील करूंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा। अपन एक बार बस थोड़ा सा जनरल आइडिया ले लेते हैं कि में शेल में क्या फर्क है। जहां कहीं भी शेल वर्ड लिखा हुआ होगा, वहां पे कोर्ट को उस फैक्ट को मानना ही पड़ेगा। तो गाइज मैं ये बता देता हूं कि ये जो मे की जो प्रजम्पशन है, ये ऑलवेज रिबटेबल होती है। रिबटेबल का मतलब ये होता है कि ये कभी भी बदल सकती है, इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोर्ट माने या नहीं माने कोर्ट के ऊपर डिपेंड है। लेकिन वहीं जो शेल की जो प्रजम्पशन है, ये इरिबटेबल है। नहीं, ये रिबटेबल तो है, लेकिन इसके लिए आपको इसको रिबट करने के लिए आपको कॉन्ट्रेरी एविडेंस देने पड़ेंगे। कोई फैक्ट आया कोर्ट के पास, कोर्ट तो उस फैक्ट को मानेगी ही मानेगी। लेकिन अगर आप कोर्ट को कह रहे हो कि ये फैक्ट आपको नहीं मानना है, तो आपको उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ेगा, आपको उसके उस फैक्ट के अगेंस्ट में कुछ ऐसा फैक्ट लाना पड़ेगा जिससे कि कोर्ट जो है उस फैक्ट को नहीं माने, और जो आप कह रहे हो वो फैक्ट को कोर्ट मान ले। फॉर एग्जाम्पल गाइज, वही जो मैप है, तो मैप अगर कोई कोर्ट के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेकर के आए, उसको तो कोर्ट मानेगी। अब अगर आप, वो तो अवधारणा है कि कोर्ट उस मैप को रिजेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आप कहोगे कि ये मैप जो है फ्रॉडुलेंटली है, इसके अंदर कोई छल कपट से लिया गया है, इसके अंदर भी ये जो मैप है इसके अंदर कुछ प्रोविजंस गलत लिखे हुए हैं, एक्स वाई जेड, आपको कुछ भी ऐसी चीज जो है कोर्ट के सामने पेश करनी पड़ेगी जिससे कि वो मैप को है उसको हटा दे, एविडेंस नहीं ले। अदरवाइज अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड मैप अगर कोर्ट के अंदर एविडेंस के रूप में अगर प्रस्तुत किया जाता है, तो कोर्ट उस एविडेंस को मानेगी। वैसे ही गाइस, जो पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, उनके द्वारा अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी दी जाती है जिसके अंदर प्रॉपर उसका टाइटल लिखा हुआ हो, नाम का साइन सील हो, अगर वो कोई इशू है, इशू करी जाती है सर्टिफाइड कॉपी, तो कोर्ट यही मानेगी कि ये सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल की है, और उसको एज ए ओरिजिनल जो एविडेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसके रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेगी। उस सर्टिफिकेशन का प्रोविजंस अलग है, किस तरीके से होते हैं, तो वो अपन जब बाद में अपन वो प्रजम्पशन को डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि सेल प्रज्यूम वो प्रजम्पशन होती है जहां पे कोर्ट को वो फैक्ट मानना ही पड़ेगा। अगर आप ये कह रहे हो कि ये प्रजम्पशन नहीं है, तो आपको उसके कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर आपको दूसरे एविडेंस देने पड़ेंगे। और एक लास्ट जो है गाइस, वो होती है कंक्लूसिव प्रजम्पशन। कंक्लूसिव प्रजम्पशन का मतलब ये है कि कोर्ट के पास अब ऑप्शन ही नहीं है उस फैक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का एविडेंस लेना। अगर वो फैक्ट कोई कोर्ट के अंदर कहता है, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके अंदर सेक्शन 112 या 41 के फैक्ट्स आते हैं, तो कोर्ट जो है उन फैक्ट्स को कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं लेगा। तो गाइज 112 जो सेक्शन है और 41 जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कंक्लूसिव प्रजम्पशन को लेकर के है। 112 कहता है गाइज, जब कोई भी संतान पैदा होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मैरिज, हस्बैंड वाइफ के कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, वो लिजिटिमेट कहलाएगा। मैटरनिटी और पेटर्निटी दो अलग अलग चीज होती है। मैटरनिटी बच्चे की जन्म के साथ प्रूव हो जाती है, और पेटर्निटी भी इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 112 के कारण वो जो बच्चा है वो लिजिटिमेट कहलाएगा। अगर हस्बैंड कहे कि मैं इलिजिटिमेट था, तो ये बच्चा मेरा नहीं है, तो वो कोर्ट जो है उसमें किसी भी प्रकार का एविडेंस नहीं लेगा। बस उसके अंदर एक एक्सेप्शन एक अलग दे रखा है कि वो ये चीज प्रूव कर दे कि ऐसी सिचुएशन प्रूव कर दे कि ये बच्चा, इस बच्चे के पैदा होने के कोई चांसेस ही नहीं थे, वो इतनी दूर था, या कुछ भी ऐसे फैक्ट। अदरवाइज जो है हमेशा कोर्ट यही मानेगा कि भाई
अगर कोई बच्चा हस्बैंड वाइफ के होता है तो वो लिजिटिमेट कहलाएगा, ठीक है। या और एक सेक्शन 41 है गाइस, उसके अंदर कहा गया है कि जितने भी कोई जजमेंट हैं सिविल कोर्ट के जिसके अंदर किसी के ऊपर टाइटल कन्फर किया गया, किसी को राइट दिया गया या किसी का राइट लिया गया है, किसी का राइट जो है टाइटल ले लिया गया है, तो इस प्रकार के जो जजमेंट हैं वो कंक्लूसिव एविडेंस होंगे। अगर कोई भी वो जजमेंट लाके कोर्ट में ये कहता है कि साहब मेरे को इस केस के अंदर मेरे को इस प्रॉपर्टी का मालिक घोषित किया गया था, तो जो जज जो साहब जिस केस के अंदर आप वो एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हो, जज साहब उस फैक्ट को मानेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। वो आपका इतना बड़ा एविडेंस है कि उस एविडेंस के ऊपर कोई भी जो आपकी अपोजिंग पार्टी है वो भी किसी प्रकार का कोई एविडेंस जो है कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर नहीं दे सकते। तो ऐसी प्रजम्पशन जो कि जिसके अंदर कोर्ट के पास पावर ही नहीं है कि वो उसके कॉन्ट्रडिक्शन में एविडेंस ले और उस फैक्ट को जो है कोर्ट मानने को मजबूर हो, तो इस प्रकार की जो प्रजम्पशन है वो कंक्लूसिव प्रजम्पशन कहलाती है, जो कि 112 और 41 के अंदर है। तो गाइज मैंने आपको मे प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रजम्पशन के बारे में बताया है। मे प्रजम्पशन जो होती है वो डिस्क्रिशनरी होती है। शेल प्रजम्पशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, कोर्ट फैक्ट को तो मानेगा लेकिन अगर उसके कॉन्ट्रडिक्शन में अगर कोई फैक्ट अगर कोई एविडेंस ले आए तो कोर्ट उस प्रजम्पशन को रिबट कर सकती है। तो और लास्ट होती है कंक्लूसिव प्रजम्पशन, ये हमेशा इरिबटेबल होती है। इरिबटेबल का मतलब यह है कि ये प्रजम्पशन कभी भी चेंज नहीं होगी, कोर्ट हमेशा इस फैक्ट को मानेगा और किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस जो है कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर नहीं लेंगे। और लास्ट एक प्रजम्पशन होती है मिक्स्ड प्रजम्पशन, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का हिस्सा नहीं है। तो अपन अपने आप को उतना ही पढ़ें जितना अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखे। तो प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट का एक जनरल चीज है कि क्या क्या प्रजम्पशन है वो मैंने समझाया। 114 को सेक्शन के 2 इलिस्ट्रेशन और ये 2-4 एग्जाम्पल देख करके वो जो मैंने बताया वो प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट के बारे में था। और इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो प्रजम्पशन ली गई है, जो बताई हुई है, उनको अपन प्रजम्पशंस ऑफ लॉ कहते हैं। और उन प्रजम्पशंस ऑफ लॉ के अंदर मे प्रज्यूम, सेल प्रज्यूम और कंक्लूसिव प्रजम्पशन होती है। मे प्रज्यूम जो है 86 से 88 और 90 और 90 ए है। सेल प्रज्यूम जो है 79 से 85 है। और कंक्लूसिव जो प्रजम्पशन है वो सेक्शन 112 और 141 जो सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कंक्लूसिव प्रजम्पशन के ऊपर लागू वो बताते हैं। तो गाइज अब आपको मैंने एक पूरा बेसिक आइडिया आपको मैंने दे दिया कि प्रजम्पशन क्या है, किस तरह की होती है, लॉ की क्या होती है, फैक्ट की क्या होती है। अब मैं आपको जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो मैं बताता हूं कि मे प्रज्यूम जो है ये सेक्शन 4 के अंदर है। ये कहता है कि व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट कोर्ट में प्रज्यूम इफेक्ट, यानी जब कभी भी इस कानून के अंदर ये बताया हुआ है कि कोर्ट को में मानना है, में कुछ प्रज्यूम करना है, में इट में इधर रिगार्ड सच फैक्ट इज प्रूव्ड, कोर्ट उस फैक्ट को जो है ये मान लेगी कि ये सही है, प्रूव्ड है, साबित हो गया, या अनलेस इट इज डिसप्रूव्ड और मे कॉल फॉर प्रूफ। ठीक है, उसको उस फैक्ट के ऊपर जो है जज के पास पावर है कि वो एविडेंस भी मंगवा सकते हैं, और या फिर ये है कि वो जब तक जो जो जज साहब हैं उस फैक्ट को प्रूव्ड भी मान सकते हैं, या उस फैक्ट के ऊपर जो है जो एविडेंस भी मांग सकते हैं कि हाँ भाई अगर तुम ये कह रहे हो तो इसके पीछे आपके रीजंस क्या हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि जैसे ये मैप और जो है या जो डॉक्यूमेंट का जो 90 ईयर का है उसके एडिशन के अंदर भी जो है आप कह रहे हो कि ये मेरा ही है, तो जज साहब और भी कुछ एविडेंस मांग सकते हैं, जैसे कि उसकी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से चेक करवा सकते हैं, जो 45 से जो वो भी बाद में बताऊंगा। लेकिन एविडेंस के रूप के अंदर कुछ और भी जज साहब मांग सकते हैं उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर बिलीव करने के लिए। लेकिन शेल प्रज्यूम है, इसके अंदर कभी भी जो है जज साहब खुद से नहीं कहेंगे कि मेरे को एविडेंस दो। अगर कोई अपोजिट पार्टी उसको अपोज करेगी, एक ऐसा एविडेंस प्रस्तुत करेगी जिससे कि जो कोर्ट की जो अवधारणा है वो अगर डगमगाए तो वो फिर रिबट हो सकती है। ठीक है गाइज, इसके अंदर क्या कहा गया है डिक्शनरी ये लॉ के अंदर जो डेफिनेशन जो कोर्ट क्लोज है उसमें कि whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved। यानी जब कभी भी presumption of shall का कोई आएगा तो कोर्ट हमेशा यही मानेगा कि ये फैक्ट सही है। अगर उसके कॉन्ट्रडिक्शन में कोई दूसरा एविडेंस आ गया
तब वो जो है प्रजम्पशन जो है वो रिबट हो जाएगी। और कंक्लूसिव प्रजम्पशन है गाइस, जिसका मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 112 141 जो है ये कंक्लूसिव प्रजम्पशन है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई जो एविडेंस लेने का जो पावर है वो जज साहब के पास नहीं है। सिर्फ एक 112 के अंदर एक एक्सेप्शन है कि अगर हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि वो किसी ऐसी सिचुएशन अगर प्रूव कर दे कि उस बच्चे के जन्म जन्म उसका जन्म होना इम्पॉसिबल था, तो ऐसे अगर कोई फैक्ट अगर वो हस्बैंड कोर्ट के अंदर एविडेंस देता है, तब तो वो बदल सकती है वो प्रजम्पशन। अदरवाइज 112 की प्रजम्पशन कभी भी नहीं बदलती, और ये जो 41 की प्रजम्पशन है ये कभी भी नहीं बदलती। और आपके एग्जाम के अंदर गाइस बहुत बार क्वेश्चंस प्रजम्पशंस के ऊपर आते हैं। ये पूछा जाता है कि कंक्लूसिव प्रजम्पशन है कि ये रिबटेबल है कि इरिबटेबल है, तो ये गाइस इरिबटेबल प्रजम्पशन है। और जो शेल की प्रजम्पशन है, ये जो मे की जो प्रजम्पशन है, ये ऑलवेज रिबटेबल होती है, ठीक है। और ये जो शेल की प्रजम्पशन है ये रिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ है। ये इसको अगर आपको रिबट कराना है तो आपको एविडेंस देने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। तो ये प्रजम्पशन का ये काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आते हैं। और ये जो सेक्शन 114 की जो इलिस्ट्रेशन है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मेंस के अंदर उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको वो इलिस्ट्रेशन साइट उस एग्जाम के अंदर आपको पेपर के क्वेश्चन के अंदर करनी पड़ती है। और ये आरजेएस के मेंस में शायद 2016 का जो मेंस था उसके अंदर वो 114 से जो है एक क्वेश्चन आया था, ठीक है गाइस। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन कि डिफरेंसेस जो हैं प्रजम्पशन के अंदर क्या होते हैं। तो गाइस मे, शेल और कंक्लूसिव का आ जाए कि आपको एग्जाम के अंदर मेंस में कि डिफरेंस बताओ, तो आपको इधर मे लिखना है, इधर शेल लिखना है, इधर कंक्लूसिव लिखना है। तो मे की प्रजम्पशन हमेशा जो है ये रिबटेबल होती है, ये प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट होती है, और इसके अंदर कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है, ठीक है। शेल के अंदर क्या होता है, ये रिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ है, और जो मे की है वो प्रजम्पशन ऑफ फैक्ट है। तो ये जो शेल की जो है ये प्रजम्पशन ऑफ लॉ है, ये रिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ है। इसकी जो इसके पास डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट के पास में, ये सिर्फ और सिर्फ जब इसके कॉन्ट्रडिक्शन में कोई एविडेंस आएगा तभी ये प्रजम्पशन जो है ये बदलेगी। सेक्शन शेल की जो प्रजम्पशन है 79 से 85 तक है। मे की जो प्रजम्पशन है वो 86 से लगा करके 88 और 90 और 90A है। और कंक्लूसिव प्रजम्पशन है ये इरिबटेबल प्रजम्पशन ऑफ लॉ है, ये सेक्शन 112 के अंदर और 41 के अंदर इसकी प्रावधान है। और इसके अंदर जो है किसी भी प्रकार का जज साहब के पास पावर नहीं है कि वो एविडेंस ले सके, ठीक है गाइज। आपको प्रजम्पशन की इस क्लास में मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया है, और आपको ये प्रजम्पशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस हमारे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन दबाएं, ताकि जब कभी भी हम किसी टॉपिक के ऊपर नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास तुरंत आ जाए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। फिर मैं किसी नए टॉपिक के ऊपर मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। शुक्रिया गाइज, फिर मिल